हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम करते हैं टॉपर्स वन चैनल में। मैं हूं अवनीश कुमार, लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जो आपको किसी भी एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल है। पेपर अधूरा रह जाएगा अगर वो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं गया तो। साथ साथ में बच्चों ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले हैं। इसके आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर कर देगा। इसलिए आपको लेके के चलते एनसीईआरटी का एक नया टॉपिक्स जहां से हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और बच्चों हम यहां से बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। बॉन्डिंग इज अ फोर्स, एक वैसा ही फोर्स जैसा कि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में है। तुम कहीं भी जाते हो उसके बाद घर की याद आ जाती है ना। अट्रैक्ट होते हुए घर तक पहुंच जाते हम। अगर हम मान लें घर से बाहर पढ़ने भी आए हुए हैं तो हमें घर की याद सताती रहती है। बस वैसा ही एक फोर्स है। अगर कोई फ्रेंड है जिसको बहुत चाहते हैं, है ना, उसकी याद सताते रहती है, तो वो भी एक क्या है, फोर्स है, एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, जो पूरी दुनिया को जोड़ के रखा हुआ है वो बॉन्ड है ना। पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है वो क्या है, बॉन्ड है। हमारे आपके बीच में टीचर स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग चल रही है, आपके पेरेंट्स के बीच में एक पेरेंटहुड की बॉन्डिंग चल रही है, आपके फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग चल रही है। तो बॉन्डिंग तो क्या है, दुनिया की एक अट्रैक्शन फोर्स को ही बॉन्ड कहा जाता है। तो बॉन्ड के कारण से ही आज पूरा यूनिवर्स की हर सब्सटेंस, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ करके बने हुए हैं। तो वैसा ही एक यहाँ पर देखो हमने स्लोगन क्या, केमिकल बॉन्डिंग इज द इनविजिबल हैंडशेक दैट होल्ड द यूनिवर्स टुगेदर। केमिकल बॉन्डिंग एक हैंडशेक है जो दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या करके रखा है, पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखा है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द इनविजिबल हैंडशेक दैट होल्ड द यूनिवर्स टुगेदर। क्या होगा, एक इनविजिबल हैंडशेक होगा जिसके थ्रू क्या करके रखा है, पूरा का पूरा जोड़ करके रखा है, पूरे यूनिवर्स को बांध करके रखा है बच्चों। ऐसा ही जैसा कि अगर आप इसके साथ जुड़े रहते हो तो आपके एग्जाम फोड़ करके आओगे, है ना। अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर होने वाला है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का समझ में आने वाली है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक हमने एटम्स के बारे में पढ़े हुए रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े होते हैं, और पढ़े होते हैं बच्चों किसके बारे में, आयंस के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। अब मुझे पता है कि एक एटम जो दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल ग्रुप में माना गया है, अब वो एटम्स ही जब आपस में जुड़ते हैं तो एलिमेंट्स बनता है, उसी से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, और उसी से मेरे पास क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, कैसे ये जुड़ता है, क्या कंडीशन होती है जिसके कारण से एटम एक दूसरे से अटैच होने की कोशिश करता है। कुछ तो होगा बच्चों जिसके कारण से ये आपस में जुड़ने की कोशिश करता होगा। चलो हम उसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। इंट्रोडक्शंस क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की। किसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग की। क्या जरूरत है मुझे केमिकल बॉन्डिंग की, क्या जरूरत है ना। जैसा कि हमें एक मजबूत रिलेशन बनाने के लिए एक मजबूत हैंडशेक की जरूरत होता है। जब तुम किसी अच्छे दोस्त से मिलते हो बहुत गर्म जोशी से हाथ मिलाते हो, है ना, पूरा ज़बरदस्त हाथ मिलाते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास क्या होता है, किसी से अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर वो हाथ बढ़ाया तो तुम हाथ मिलाओ तो कमज़ोर से बनाते हो। तो अगर कमज़ोर से हैंडशेक होता है तो बिग बॉन्ड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडशेक किए हैं, इसका मतलब ये बताता है कि हमारी दोस्ती कितनी बेहतर है, वो नहीं होगा। तो हमारी दोस्ती जितनी बेहतर होगी मेरा हैंडशेक उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर दोस्ती जितना कमज़ोर होगा, हैंडशेक कोई करने के बढ़ाता है तो एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। तो हमारे पास ये हैंडशेक जिस तरीके से आप देख रहे हो बच्चों, वैसे ही दुनिया में कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग हैंडशेक की तरह ही और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह ही मेरे पास एक Na+ और Cl-, जब दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ना दो पॉजिटिव नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है, वो आपस में क्या करता है, यहाँ से ये आपस में जुड़ते हैं। और इसके पास भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होता है जैसे हमारे पास होता है। हम अपने अच्छे दोस्तों के साथ क्या करते हैं, और स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होता है। देखो बच्चों, जब ये नमक बनता है, नमक ने आपने देखा होगा, है ना, नमक आपके घरों में होगी। नमक आपने जब देखा बच्चों तो उस नमक के अंदर क्या होता है, Na+ और Cl- होता है।
ये कभी सोचा कि Na+ और Cl- आपस में जुड़े कैसे हैं, है ना, आपस में जुड़ा कैसे है, क्या उसके बीच का बॉन्ड है, क्या उसके बीच में कौन से अट्रैक्शन फोर्स हुआ है, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण से ही तो जुड़ता बच्चों, रिपल्सन के कारण से नहीं जुड़ता, समझे। तो अगर अट्रैक्शन के कारण से जुड़ता है तो दो चार्ज के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। और दो चार्ज के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो वैसा ही मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे और कुछ क्या बनेंगे, बिग बॉन्ड बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि NaCl के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक की तरह है ना। अब यहाँ से देखोगे बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं, मेरे पास कई टाइप्स की बॉन्डिंग बताई जाएगी, जहाँ पर एटम्स की ऑर्बिटल, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगा और ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाएगा। तो कहीं पर क्या होगा कि कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन आएगा, तो कहीं पे क्या होगा कि शेयरिंग ओवरलैपिंग के थ्रू हो जाएगी। अब ये कई टाइप से हम क्या करेंगे, कई टाइप से हमने क्या करना है, मुझे उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करना बच्चों। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसे सिग्मा या PP ओवरलैपिंग कहते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या उसी को क्या कहते हैं, सिग्मा या PP ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अगर आपके पास आएगा, ऐसे हम बनेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में और वैसे ही पढ़ेंगे पाई बॉन्ड के बारे में, और भी बच्चों हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डेल्टा बॉन्ड के बारे में। तो ये सिग्मा बॉन्ड आपने देखा, ऐसा एक पाई बॉन्ड्स भी होता है जो ओवरलैपिंग के कारण से बनते हैं। ये उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते बच्चों जितना कि सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है जितना कि क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, इसकी हाथ मिलाने की क्षमता जो हैंडशेक है वो थोड़ा कमज़ोर है, इसके बीच की दोस्ती थोड़ा कमज़ोर है, जबकि सिग्मा की दोस्ती इससे बेहतर है ना। तो सिग्मा में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाते हैं बच्चों, बिग बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि मेरे पास इसका एक इंट्रोडक्शंस देखते हैं। हमने कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग तो देख लिया, हमें पता है बच्चों की मैटर तो आप लोग जानते होंगे, हाँ ना, दुनिया की हर चीज़ें मैटर है, जिसके पास मास है, जिसके पास स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, वो सब कुछ मैटर है। लेकिन ये कभी सोचे कि मैटर बना हुआ किससे, क्या मैटर आयरन का रेड बहुत सारा है तो उसमें सिमिलर टाइप्स के एटम होंगे, क्या डिफरेंट भी होंगे, सॉरी, तो क्या होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर सिमिलर एटम या डिफरेंट एटम्स से जुड़े होते हैं, सिमिलर कंपाउंड्स, सिमिलर सब्सटेंस, जो भी चीज़ आएगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये सब आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ करके ही एक मैटर को फॉर्म करते हैं। अब जैसे देखूँ यहाँ पर H2 और N2, ये दोनों H और H ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सिमिलर एटम जुड़ा हुआ, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ऐसे सब में एटम सेम जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि दो दो को ही होगा, है ना, ऐसा नहीं कि दो दो को ही होगा। आप यहाँ पर S8 भी ले सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, सल्फर 8 के साथ जुड़ा होता है, फास्फोरस 4 के साथ जुड़ा होता है, आयोडीन 3 के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे जिसमें मोर देन 1 एटम्स होगा और वो आपस में जुड़ा रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो H2 लिखा बच्चों, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये सिमिलर एटम्स से जुड़े हुए रहेंगे, हाँ, और इसमें डिफरेंट एटम्स भी हो सकता है। जैसे अगर आप वाटर बना रहे हो H2O, आप इसमें देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आप इसमें देख रहे हो CH4 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखने को मिल जाता है, आप देखते हो NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप देख रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है बच्चों, है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वेट करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, पूरे टॉपिक को बहुत इंटरटेनमेंट के साथ सिखाएंगे तुम्हें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। और ये आपके लिए, अगर आप नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं या 11-12 को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप एक छोटे बच्चे हैं, 9-10 के बच्चे हैं, आपके लिए भी ये क्या होगा, इम्पोर्टेंस होगा। तो ये सब के लिए अगर केमिस्ट्री समझना है, बेसिक समझना होगा, और इस बेसिक के लिए मुझे ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा बच्चों, समझ में रहे। तो चलते हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो सिमिलर एटम आपने देख लिया, डिफरेंट एटम आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं।
चलो बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है कि हमें यहाँ से कह रहा है कि सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। आपने देखा अगर आपके पास आयरन हो, ये एक मेरे पास मटेरियल्स है, इसके अंदर आयरन होती है जिसके कारण से इस बोर्ड में एक मैग्नेट होता लगा हुआ उस साउंड बॉक्स के पास में, उससे चिपक जाता है। तो होता है क्या है कि अगर आयरन का एक रड लिया हमने तो उस आयरन के रड में क्या होगा बच्चों कि सभी का सभी एटम्स एक ही जैसे बने होंगे। अगर आयरन में सबका सब एटम्स आयरन का है जिसका एटॉमिक नंबर 26 मोलर मास 56, तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होगा कि सारे एटम एक जैसे मिलेंगे। तो जब सारे एटम एक जैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखो आपने लिखा है कि सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। अब बच्चों आप यहाँ से आ सकते हो, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? हमने कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ाया गया है एटम्स के बारे में, है ना। बचपन से पढ़ाया गया एटम्स के बारे में। और हम देखते हैं एटम्स क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर्स। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में ही तो पढ़ाना है। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मिस्ट्री को ही तो सोल्व करना है इस केमिस्ट्री टॉपिक के अंदर बच्चों। तो हमें व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है, कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे या मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये फ्री रह भी सकता है या तो ना भी रह सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों। कुछ इनर्ट एलिमेंट्स है जो फ्री एग्जिस्ट करता है, कुछ मोर रिएक्टिव एटम्स है जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये बचपन में पढ़ाया जाता है 9th में, है ना, कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। वो फ्री स्टेट में नहीं होता। हाँ कुछ एलिमेंट्स है इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता, आपस में नहीं जुड़ते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबिलिटी को गेन कर चुका है। तो वैसे कंडीशन जो स्टेबल है वो क्यों किसी से जुड़ना चाहेगा? जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है ना वही आपस में एक दूसरे से जुड़ करके रहना चाहता है। जिसके पास स्टेबिलिटी है वो सबसे सेपरेट रहना चाहता है ना। ये हमारे समाज का भी कंडीशन है कि जो लोग धन धान से परिपूर्ण है, सब कुछ से परिपूर्ण है, वो सबसे अलग रहना चाहता है। जिसके बीचों में समस्याएं आती हैं तो जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं बेचारे दोस्ती करते रहते हैं, कभी उनको कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो किन्हीं आग के पास जाते हैं, कोई और पग पर जा देते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं, है ना। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। जो स्टेबल ज़्यादा है, जो कम स्टेबल है, वो अपने स्टेबिलिटी खोजने के चक्कर में कंबाइंड होते हैं, एग्जिस्टेंस का, है ना। तो ये लगता है मैटर विच मे या मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। जब कंबाइंड होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। एटम का एक सबसे खूबसूरत बात यही है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता। अब इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो किसी न किसी के साथ तो जुड़ेगा ना। हम वो की तरह क्या अब सब साधु संत तो नहीं बन जाते हैं कि सर हम अकेले रहेंगे दुनिया में, हमारी दुनिया की मोह माया से छुटकारा मिल गए। ऐसे नहीं होते बच्चों, है ना। हमने जितने भी ह्यूमन्स हैं उसका 1% ही ऐसे जो साधु संत बने, जिन्होंने शादी नहीं किया। बट बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ जुड़ करके और वो बेहतर जीवन जी रहे हैं, होगा। तो एक साथ जुड़ करके चलना क्या हो जाएगा कि बॉन्ड को निशानी होगा। और हमारी ह्यूमन नेचर से एक बायोलॉजिकल भी देखा जाए तो हम अगर लिविंग है तो लिविंग में एक साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो कुछ दिन है मेरे पास, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम जुड़ेंगे किसी के साथ, आप जुड़ोगे किसी के साथ, तो वहाँ पर एक क्या होगा कि ये जुड़ने का एक प्रोसेस होगा। केमिस्ट्री में इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो एटम्स अगर इंडिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट कुछ है, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो किसी न किसी के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के लिए उसको रिएक्शन करना पड़ेगा। जुड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिएक्शन करना पड़ेगा। और जब रिएक्शन करना पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा कि एटम के पास क्या होगा? रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। कहता फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये मुझे पता है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऐसा पढ़ चुके हैं कि मेरे पास क्या होगा कि मैटर का बेसिक यूनिट एटम्स ही होगा, दैट कंसिस्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। और उस एटम के अंदर आपने स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में रहती है और चारों तरफ उसके सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की कहानी है जहाँ पर बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। बच्चों जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे आते हैं तो मुझे वेव मैकेनिक्स मॉडल मिलते हैं और वहाँ पर कई बातें उठ करके आती है कि वेव के रूप में भी मूव कर सकता है और किसके रूप में मूव कर सकते हैं, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल पाथ पे भी मूव कर सकता है। तो ऐसी कई कहानियाँ वहाँ पर बनी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। बट ये है कि बीच में न्यूक्लियस ही पड़ा हुआ था, बीच में न्यूक्लियस ही था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पाथ पे, डिफरेंट वेव पाथ पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दे करके समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व उसके पास कर सकते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नोवेल गैस। हमने बोला कि एटम, मोस्ट ऑफ द एटम क्या कर रहा है, किसी न किसी से कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ है जो इंडिपेंडेंट है और वो है नोवेल गैस। नोवेल गैस आप लोगों को पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। उसमें भी नीचे जाकर के जेनॉन और रेडॉन्स आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं बच्चों, लेकिन तुम्हारे पास हीलियम, नियॉन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो वैसी सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपने हमें एक ओवरव्यू दे दिए एटम्स का, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का एटम नहीं पढ़ा हुआ है, जिनके बारे में इस क्लास में हो सकते हैं कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना, जो 7 का है, 10 का है, तो वो सारी चीज़ जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि एटम्स के बारे में अच्छी जानकारी ना हो, इसलिए हम इसके ओवरव्यू एक रख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो मेरे पास कह रहा है कि व्हाट इज एन एटम्स में ही हम यहाँ से अगर बात करें, आगे चलते हैं, हाँ ना। तो यहाँ से देखो ये एटम का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बच्चों बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ जो घूम रहे नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में पॉजिटिव चार्ज और कुछ न्यूट्रॉन है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन है बच्चों वो तुम्हारा न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इस ऑर्बिट पे, इसको ऑर्बिट कहते हैं, इस ऑर्बिट पे क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो एकदम छोटे छोटे बेसिक्स से हम लेकर के चल रहे हैं, हर चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, है ना, ताकि आपको कहीं भी छोटी छोटी बातों पर भी समस्या ना क्रिएट हो। हम चाहते हैं आप बेहतर तरीके से समझें, केमिस्ट्री को समझें, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को हम सुनते हैं कि मेरा केमिस्ट्री ख़राब है, और जब बहुत से बच्चों को हम ये सुनते हैं कि केमिस्ट्री ख़राब है तो उसका पीछे का मेरे माइंड में एक ही बात आता है, इस बच्चों का बेसिक ख़राब है। अगर आपने बेसिक पकड़ अच्छी बनाई ना तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। केमिस्ट्री एक समय था जब मुझे भी डराया करता था, एक समय था जब केमिस्ट्री मुझे भी डराया करता था, लेकिन आज हम केमिस्ट्री का टीचर हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने बेसिक पे पकड़ बनाया। अगर आप लोगों को भी बेसिक पकड़ बनानी है ना तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें। अगर वो छोटी चीज़ों पर पकड़ बनेगी तो फिर केमिस्ट्री अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस आप कहते हैं एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स। एटम ही कंबाइंड होते हैं बच्चों तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। एटम ही कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब ये कंबाइंड होने के लिए उसके बीच में कुछ तो चाहिए ना सर, कुछ तो रीजन चाहिए। हम अगर किसी से दोस्ती कर रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है। हो सकता है कि हम दोनों की वाइब काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा, हो सकता है कि हमारे बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस है, या हो सकता है हमारा होमवर्क कर देता हो। बचपन की दोस्ती तो ऐसे ही होती है ना, हमारी होमवर्क कर दे, हमारे काम कर दे, हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर के साथ में खेलने चले गए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिसके कारण से हम आपस में जुड़े होते हैं। तो वैसे ही सोचो एटम्स के में भी जुड़ने का कुछ तो कारण होता होगा। हम आगे देखेंगे क्या क्या कारण हो सकती है, क्या कंडीशंस ऐसा बनेगा जहाँ पर एटम्स आपस में कंबाइंड होने की कोशिश करता है। और जब एटम कंबाइंड होते बच्चों तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनाता है, एलिमेंट्स बनाता है और कंपाउंड्स भी बनाते हैं, हाँ ना। कई जगह पर एलिमेंट्स और कंपाउंड सिमिलर हो जाते हैं, बट हर जगह पर ऐसा होगा ये कोई जोड़े नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बात करें बच्चों एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अभी हमने कहा था कि एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता, बट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है।
बात यह है कि इंडिपेंडेंट तब एग्जिस्ट किया जब इसमें एटम आपस में जुड़े, और जब एटम आपस में जुड़े तो अब इसके पास रिएक्शन करने की क्षमता नहीं है। तुम अकेले रहो तो तुम्हें लगता है शायद हम दुनिया में अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है दोस्ती करें। जब दोस्ती हो गया तो अब लगता है भाई दुनिया मस्त है, हम भी मस्त हैं, अब किसी की ज़रूरत मुझे नहीं, इसमें रिएक्शन वैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही तुम्हारे पास क्या होगा कि इंडिपेंडेंट क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ए ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट इन वन स्पीसीज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इज नॉन एज मॉलिक्यूल्स। एक एटम का वैसा ग्रुप जिसके पास सभी का सभी एटम्स का कहो प्रॉपर्टी सेम होगा, उसी को हम क्या कह देंगे, एक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। समझ में आ रहे हैं तब, है ना, इसे क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल्स कह देंगे। अब यहाँ से देखोगे बच्चों क्या कह रहा है, ए मॉलिक्यूल्स में हैव सिमिलर या डिफरेंट एटम कंबाइंड टुगेदर। एक मॉलिक्यूल्स बनाने में क्या हो सकता है, सेम एटम्स भी, अभी हमने पढ़ा था H2 हो सकता है, N2 हो सकते हैं, O2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है बच्चों। तो सिमिलर एटम्स भी आ सकते हैं। और अभी हमने देखा था CO2 हो सकते हैं, H2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, जहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट एटम्स भी कंबाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिमिलर एटम्स भी देख सकते हो और डिफरेंट एटम भी कंबाइंड कर सकता। अब यहाँ से देखोगे कहता व्हाट इज ए मॉलिक्यूल्स, आप एक बार देखोगे इसको अच्छे से, है ना। आगे कहते हैं इसी मॉलिक्यूल्स में आगे हम लेके चलते हैं। आप देख लो डिफरेंट एटम्स जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ एटम, 3 एटम्स का ग्रुप आ रहे हैं, H2O बन गया। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर बचा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि C2H6 इसका फार्मूला हम लिखते हैं ना, इथेन, क्या है ये, इथेन C2H6। अब इसमें हमें पता चल रहा है कार्बन 2 एटम्स जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन 6 एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे H2 आ गया बच्चों, जिसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, यहाँ से कंबाइंड फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से कंबाइंड फॉर्म देखने को मिलता है जो हमें कि C2H6 इथेन अभी हमने बताया था। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का दोनों डिफरेंस है और हमने सिमिलर पीछे बता चुके थे। अब यहाँ से कहते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ये हमने एटम्स देखा। एटम्स जब आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूल्स बना, बट उस एटम जब आपस में जुड़े बच्चों तो वो जो मॉलिक्यूल्स बना वो किसके कारण से बना, उस मॉलिक्यूल को ही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स बना एक अट्रैक्शन फोर्स से बना, और वो जो अट्रैक्शन फोर्स है दिस इज बॉन्ड। यहाँ केमिकल स्पीसीज के बीच में बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड हो गया, और आपके दोस्ती के बीच में बनता है तो फ्रेंडशिप बॉन्ड हो जाएगा, पेरेंट्स के बीच में पेरेंटल बॉन्ड हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हमें क्या होगा, टीचर बॉन्ड। टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशंस अलग ही रिलेशंस होती है ना दुनिया, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है बच्चों, दुनिया की सबसे खूबसूरत रिलेशन होता है जिसमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम टीचर यही चाहते हैं कि क्या होगा कि हमारे बच्चे जो हों वो बहुत सक्सेस होते चले जाए, है ना। टीचर कभी तुम्हारे गलत नहीं सोच सकता, तुम्हें हमेशा अपने से ऊपर देखना चाहता है ना। तो टीचर का एक बेहतर रिलेशन होगा किसके साथ, और स्टूडेंट के साथ, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड क्या है तुम्हारे, तो चलिए बच्चों आगे कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस etc टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। क्या होता है, अगर आपस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंबाइंड्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं, तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अट्रैक्शन फोर्स। अब जुड़ते किसी कारण से, अट्रैक्शन के कारण से, जुड़ते किसी कारण से, अट्रैक्शन के कारण से। और जब अट्रैक्शन के कारण से जुड़ते बच्चों तो वो फोर्स एटम्स के बीच में लग सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग सकता है, आयंस के बीच में लग सकते हैं, तो वो तुम्हारे पास क्या कहा जाएंगे, एक बॉन्ड कहा जाएगा। ये एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस क्या है, केमिकल स्पीसीज है। केमिकल स्पीसीज होने के कारण से इसे केमिकल बॉन्ड कह देंगे। क्या कह देंगे, इसे केमिकल बॉन्ड कह देंगे। तो ऐसा ही तुम सोचो कि तुम्हारे पास जिसके पास भी अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो सब क्या है, एक बॉन्ड है ना, वो सब क्या है, एक बॉन्ड है। जैसे हमारे तुम्हारे बीच में बॉन्ड, टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड सबसे बेस्ट बॉन्ड है, सबसे सुंदर बॉन्ड है, जिसमें हमेशा टीचर तुम्हारे
क्या करता है, सक्सेस की कहानी सुनना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ता दिखना चाहता है। टीचर सबसे ज़्यादा खुश तब होता है बच्चों जब उसके बच्चे कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। टीचर ही दुनिया में एक ऐसा आदमी है जो कभी किसी के फेल्योर होने पे क्या होता है, खुश नहीं होता। दूसरे बच्चों की सक्सेस होने पे टीचर सबसे ज़्यादा खुश होता है। बाकी कोई प्राणी ऐसी नहीं है जो कि किसी और के बच्चे सक्सेस हो वो खुश हो जाए। टीचर ही एक ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे के बच्चे सक्सेस होता है, अपने बच्चे नहीं। अपने बच्चे में तो सभी खुश होते हैं, दूसरे के बच्चे अगर सक्सेस होते हैं ना, उसमें भी टीचर क्या होता है, खुश होता है। तो यही एक ऐसा है। तो सोचो कितने बेहतर बॉन्ड बनता है एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ में। बच्चे किसी और के हैं, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं, टीचर क्या करता है, उसका वेलकम करता है, उसके अंदर बहुत खुश होता है। तो यहाँ से एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे। अब इस बॉन्ड में ही बच्चों हमें यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा ही बॉन्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में बने होते हैं। बट वो केमिकल स्पीसीज है, इसमें उसे केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे, केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं। तो चलिए व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड्स में हमने एक चीज़ देखा। अब ये देख रहे हो, ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा हुआ है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ के रखा हुआ है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है। ऑक्सीजन भी एटम से, हाइड्रोजन भी एटम है, इसके बीच में क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, H2O। ऐसा ही तुम्हारे पास इथेन के बीच में देखा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये सब एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस अट्रैक्शन के कारण से यहाँ पर क्या होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके कारण से, ड्यू टू अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन है तभी आपस में जुड़ा हुआ है, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपस में नहीं जुड़ा होगा। अब यहाँ से चलो बच्चों आगे की बातें करते हैं। तो हम यहाँ से निकले, आगे की बात करें, व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। क्यों एटम जुड़ रहे हैं, कारण क्या है, आप हमसे क्यों जुड़े हो? क्योंकि आपको एजुकेशन लेने, शिक्षा चाहिए आपको। हम आपसे क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार चलाने के लिए, हमें भी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आपसे जो कुछ मुझे मिल जाता है, इससे मेरा दिनचर्या चल जाता है। और आपको अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको शिक्षा मिल जाती है और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसमें तो जुड़े हुए हैं ना। तो वही तुम्हारे पास क्या होगा, एक एटम अगर कंबाइंड कर रहा है किसी मॉलिक्यूल से, तो कोई तो रीजन होगा। बिना रीजन का कोई किसी से जुड़ता नहीं है, है ना। ये दुनिया मतलबी है, कोई बिना किसी रीजन से जुड़ता नहीं है ना। अब इस मतलबी दुनिया में एटम्स भी जब जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो उसके बीच भी कोई एक चाहत रही होगी, कुछ तो रहा होगा उसके बीच में, टू अटेन स्टेबिलिटी। क्या रहा होगा, एटम चाहता होगा हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। जैसे तुम चाहते हो कि मुझे जॉब मिल जाए, हमें IIT में एडमिशन हो जाए, नीट में एडमिशन हो जाए, और मेरी लाइफ का जो गोल है वहाँ पहुँच करके हम अपने आप को स्टेबल फील कर सकें। वैसा ही एटम क्या चाहता है, यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। कहता हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी गेन करोगे, क्या होगा एटम में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से एटम अपने आप को स्टेबल करेगा। यहाँ पर देखोगे दो थ्योरी की बातें की जाएगी। एक क्लासिकल थ्योरी, बहुत पुरानी थ्योरी है। जब लोग सोचते थे ऐसा कि कुछ नोबेल एलिमेंट्स है मेरे पास, कुछ क्या है, नोबेल गैस है। अब अगर देखोगे, अगर मेरे पास नोबेल एलिमेंट है, नोबेल गैस है। अब इस नोबेल गैस में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एक नीचे होता है ऑर्गेनिजम जो रेडियो एक्टिव होता है। अब ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक में ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जबकि हीलियम आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन, बेचारे के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और ये सब अपने बाहर जब इतने इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये सब अपने आप में स्टेबल फील करता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता। दुनिया यही चाहती है ना, मुझे एक स्टेबिलिटी दे दो ना, बार बार केमिकल रिएक्शन क्यों करना, बार बार एनर्जी को लॉस करना, बार बार एनर्जी को गेन करना, ये सब झंझट से ही खत्म हो जाए। और ये झंझट खत्म होने के पीछे है कि हम स्टेबिलिटी गेन करने। तो ये एटम्स क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और एटम स्टेबल करना चाहता, तो दुनिया ने देखा कि इनर्ट एलिमेंट जनरली केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, ये सारे एलिमेंट्स जो है केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, तो दुनिया ने सोचा कि एटम शायद यही चाहता होगा कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिया जाए,
अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे तो शायद स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है और हम भी इनर्ट की तरह बन सकते हैं। अगर ये सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट्स में से सब 118 एलिमेंट्स में से जो भी एलिमेंट्स स्टेबल नहीं है वो सबकी फोकस कहाँ रही होगी, ऐसा साइंटिस्टों ने सोचा कि शायद वो ऑक्टेट करेंगे। ऑक्टेट मतलब होता है 8, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट से ऑक्टेट करेंगे। ऑक्टेट करने गया तो शायद वो इनर्ट बन जाएगा, नोवेम बन जाएगा और नोवेम बन जाने के कारण से बच्चों उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, केमिकल रिएक्शन का झंझट से दूर हो जाएगा। तो ये हर कोई चाहता होगा। जैसे तुम चाहते हो कि अगर एक बार मेरा नीट हो जाए, एक बार मेरा जेई हो जाए, तो ज़िंदगी में जो लोगों से सुनने को मिलता है कि भाई कब तुम्हारा एग्ज़ाम है, कब निकालोगे, है ना, तो ये जो सुनने को मिलता है उससे झंझट से छुटकारा हो जाएगा। तुम्हें पढ़ाई से छुटकारा नहीं होगा, ये मत सोचना कभी, है ना। कॉलेज में जाने के बाद भी इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बट ये होगा कि एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ जाओगे और तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होगी। तो ज़्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है ना। आगे जाके के ज़्यादा ही पढ़ना है, कम पढ़ना नहीं है। तैयार हो जाओ कि मुझे नीट और जेईई में जाके के कॉलेज में भी और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेंगे। ये सब भी करेगा, जैसा हम करते हैं वैसा ये भी करेगा। तो पहले एक कॉन्सेप्ट थी जहाँ पर क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट करने का। दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक ये कॉन्सेप्ट आया कि एनर्जी बेस पे देखेंगे। तो हम चलो धीरे धीरे आगे अब बात करते हैं क्या होता है, हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कोई भी स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हैं। क्योंकि एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी होगा तो सब जगह मूव कर रहा होगा, भाग रहा होगा। एक वैसा ही जैसे कि एक बच्चा को देखते हो घर में जो पढ़ाई वढ़ाई से रिलेशन रखता है, वो जहाँ तक घूमते रहता है, पूरे मोहल्ले में घूमते रहता है, घर वाले उससे तबाह हो जाते हैं। तो अंत में कहते हैं भाई इसको एनर्जी थोड़ा कम करो। एनर्जी कैसे कम कराते हैं, तो शादी करवा देते हैं कि इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो उसको एक जिम्मेदारी दे करके क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। फिर वो बच्चा कमाने लग जाता है, जैसे भी करके अपने घर परिवार चलाने शुरू कर देते हैं। तो ये है एनर्जी को कम करने का तरीका हमारे में, है ना, कि अगर बच्चा पढ़ने रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई उसकी शादी करा दो। शादी करा देते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, उसकी एनर्जी घट जाती है। बट एटम को भी शादी करा दो। एटम के अंदर शादी क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो हम चाहेंगे कि उसके अंदर भी क्या हो जाए कि दो को आपस में जुड़ जाए और कुछ एनर्जी को लॉस कर दे। और जब एनर्जी लॉस कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, एक चीज़ों से मुक्ति पाएगा, और वो मुक्ति होगा केमिकल रिएक्शन करने का। क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन करने से वो मुक्ति पाएगा। और जब मुक्ति पाएगा तो वो चाहता है ऐसा कि हमें एनर्जी को कम किया जाए। तो एक है डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम्स बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हमने दो तरीका बताया कि या तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे या फिर अपनी एनर्जी को कम करेंगे। ये पुराने कॉन्सेप्ट है सेकेंड वाले, है ना, जिसे हम प्यार से क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं। क्लासिक डांस देखते हो ना, बहुत पुरानी डांस। वैसा ही आपके पास एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्टेट है। एक दूसरा जो अभी नया चल रहा है, हाँ ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एनर्जी को कम किया जाए। अब एनर्जी को कम कैसे किया जाएगा, तो हमारे यहाँ से चलता है कि ऑल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबेल गैस। ये हमने भी बात किया कि नोबेल गैस क्या करता है, नहीं करता है। इसके बाद यहाँ से करें, नोबेल गैस में अभी हमने बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इसमें हीलियम जो होता है वो 2 पूरा करता है, बाकी जो होते हैं वो सब ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो पढ़ने यहाँ से नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस नाइदर केमिकली कंबाइंड विथ एनी अदर एलिमेंट नॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जो इनर्ट गैसेस होता है, जो नोबेल गैसेस होता है बच्चों, वो किसी से जुड़ता नहीं, अपने से भी नहीं जुड़ता, मतलब नोबेल के साथ नहीं जुड़ता। कभी आपने He2 सुना है, Ne2 सुना है, नहीं सुना ना, इसका मतलब वो आपस में जुड़ते भी नहीं है। आपस में नहीं जुड़ रहा है, किसी और के साथ भी नहीं जुड़ रहा है। बट ज़ेनॉन और रेडॉन आगे जाके के पढ़ेंगे कि कुछ कंडीशंस के साथ ये जुड़ते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं जुड़ते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ जुड़ते हैं। बट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये नहीं जुड़ते किसी से। और जब ये नहीं जुड़ते तो ये इनर्ट है। वही लिखता है कि नोबेल गैस या इनर्ट गैस जो होता है केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं एनी अदर एलिमेंट के साथ, नॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स, न खुद के साथ, ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो ऑक्टेट कर चुका है, स्टेबल कर चुका है।
तो आपको पता होगा ना ऐसा कि कुछ लोग ऐसे होते समाज में जिसने बहुत पैसा कमा लिया, उसके पूरे परिवार स्टेबल है, अब वो अपने ना भाई से रिलेशन रख रहा है, ना अपने मदर फादर से रिलेशन रख रहा है, ना अपने दोस्तों से रिलेशन रख रहा है, वो सेपरेट है क्योंकि वो अस्टेबल है। हाँ ना, क्योंकि वो क्या है, अस्टेबल है। दूसरा कोई भी ऐसा चाहते हैं कि दुनियादारी से टेंशन खत्म हो जाए और भी इसी कंडीशंस में आ जाए, अस्टेबल कंडीशंस में आ जाए। तो नोवेन गैस इनर्ट गैस में ऑक्टेट पूरा करता है। वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स का एक स्टेप हमने कंप्लीट किया। कहता है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। क्या होता है, एज ए रिजल्ट टू एटम अप्रॉच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। Ultimately, a stage of rest where the net force of attraction balances the force of repulsion by system acquire minimum energy। अब इस चीज़ों को हम एक अच्छे तरीके से समझाते हैं। जितने भी स्टेटमेंट हैं फिर से स्टेटमेंट को दिखा देंगे आपको। अब सोचो बच्चों, जब कोई दूर दूर एग्जिस्ट करता है, जब कोई दूर दूर एग्जिस्ट करता है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखोगे आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं जो बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो उनके बीच में ना थोड़ा घर वाले पहुँच तैयार करता है। एक है जो बार बार आ रहे हैं, फिर घर वाले कहते हैं भाई जो हमने बनाया खाने के लिए, खुद के खाने के लिए, वही आपको मिलेगा। लेकिन जो गेस्ट बहुत दिनों के बाद आते हैं उनके बीच में एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग ही अट्रैक्शन होता है और उसकी प्रिपरेशन बहुत दिनों से होती है ना। तो अगर दो एटम्स दूर दूर एग्जिस्ट करेगा बच्चों, दूर दूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो इसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे से ये एटम एक दूसरे का क्लोज आने लगेगा, है ना, जैसे से ये एटम एक दूसरे का क्लोज आने लगेगा, उसके बीच में धीरे धीरे रिपल्सन होना शुरू होगा। जैसे देख तो, अगर मान लिया तुम्हारी नज़दीकियाँ किसी से बढ़ी है, गलत मत सोचना, है ना, अगर नज़दीकियाँ तुम्हारी किसी से बढ़ी है तो शुरुआत में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, अट्रैक्शंस होते हैं, हाँ ना, भाई हम यहाँ घूमने चलेंगे, तुम वहाँ चलना, साथ में चलेंगे, बहुत सारी प्लानिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का और क्लोज जाते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो नज़दीकियाँ के बीच में रिपल्शंस क्रिएट होता है, झगड़ा होने लगते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे इतनी झगड़ा होती है कि वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। वो दोस्ती क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सोचो वो एक ख़त्म नहीं करना, मुझे जोड़ना है, ख़त्म नहीं करना है। तो जैसे से ये नज़दीक आएगा बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी जाएगा, है ना, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी जाएगा। और सबसे बेस्ट रिलेशन तो तभी होता है बच्चों जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाए। सिर्फ अट्रैक्शन से दुनिया नहीं चल रही है, सिर्फ रिपल्शन से दुनिया नहीं चल रही है, वहाँ पर अट्रैक्शन बराबर क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाए जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाए, अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाए, बस इसी जगह स्टेबल है, बस इसी जगह क्या है, स्टेबल है। जहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो एक एटम्स के अंदर जितना दूर दूर रहेगा अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होने के कारण से बच्चों उसमें एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एटम्स क्लोज आएंगे जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटने के कारण से स्टेबिलिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ेगा। तो वही कहा था एनर्जी कहता है यहाँ से शुरू से फिर देखना, हमने यहाँ से बताया था कि जनरली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इट हैज बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है इज मोर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स, उसके रिपल्शन से ज़्यादा है अट्रैक्शन। इसलिए क्या होगा बच्चों कि वो एक दूसरे के क्लोज जाएंगे। शुरुआत में एक ऐसा तो होता है कि किसी से भी दोस्ती हुई, नई नई दोस्ती हुई है, नई सेटिंग हुई है और उससे हमारे झगड़ा हो गया, तो फिर तो हो गया ही नहीं। तो शुरुआत में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे उसके बीच में क्या आते हैं, रिपल्शंस आते हैं। कहता है एज ए रिजल्ट टू एटम अप्रॉच ईच अदर, दो लोग एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जो लोग घूम रहे थे ना, अभी तो बताया था ना कंडीशन कि अगर घर वाले उस बच्चे की बात करें जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, वो क्या होते रहते थे, घूमते रहते थे, घर वालों ने उन्हें एक जिम्मेदारी दे दिया, तो बेचारा क्या हो गया, रुक गए, घूमना बंद हो गया, पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या हो गया, घट गया। कहता अल्टीमेटली स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक समय पर वहाँ चला गया बच्चों जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो चुके थे, वहाँ पर जाके कि उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
है ना। कहता है फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन अकेले होता है बच्चों, जब हाइड्रोजन अकेले होता है, हम फ्री घूम रहा है, इंडिपेंडेंट से मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, हम साथ साथ घूमेंगे, फ्री घूम रहा था। नहीं, जब इस हाइड्रोजन के एटम के साथ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ता है, कहता है भाई बॉन्ड बनाएंगे, दोस्ती करेंगे। दोस्ती करता है जैसे इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एनर्जी जैसे ही लॉस हुआ बच्चों, स्टेबल, इसकी एनर्जी क्या हो गया, घट गया। एनर्जी जैसे ही घटा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी घटने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर जिस फ्रेंडशिप में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है, अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब अगर तुम सही हो तो तुम्हें सही कहेंगे, नहीं अगर तुम गलत हो तो डांट भी देंगे, है ना। दोस्ती अच्छी कौन होती है, ऐसा नहीं कि हर बात में हाँ हाँ मिला दो। दोस्ती अच्छी वो होती है ना जहाँ पर अगर हम गलत हैं तो मुझे डांट भी दे कि भाई गलत कर रहे हो, और अगर अच्छे हैं तो शाबाशी भी दे दे कि भाई तुम ही कर सकता था ये। वैसे ही केमिकल बॉन्ड्स में भी है कि भाई जहाँ अट्रैक्शन हो रहा था ठीक है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होंगे, और उसमें एक दूसरे को क्या होगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों, एनर्जी को लॉस किया जाता है। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। टू हाइड्रोजन एटम जब आपस में जुड़े तो उसकी एनर्जी को लॉस हुआ, और द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हुआ। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में हमेशा चलता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्टेबिलिटी की। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्टेबिलिटी की। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी की। बार बार बोल रहे हैं, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। जितना एनर्जी कम करके रखेंगे स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। एनर्जी ज़्यादा बढ़ाओगे, गुस्सा अगर ज़्यादा रहा है किसी को, है ना, अगर गुस्सा ज़्यादा रहा है तो फिर वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो सकता। समझ गए यहाँ से। अब यहाँ से चलोगे, कहता द एनर्जी रिलीज इज 43508 जूल, 43508 जूल ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। देख लें यहाँ से, है ना, इसे 43.5 किलो जूल भी रख देते हैं, इसको 43.5 किलो जूल भी रखते हैं। अगर 43.5 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है तो वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उससे कम का लॉस होता है तो फिर उसे हम वीक बॉन्ड कह देते हैं। अब यहाँ से देखो एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अनुसार हम समझेंगे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या होता है बच्चों कि अगर एक पिकोमीटर में दिया जा रहा है, पीएम मतलब पिकोमीटर, प्राइमिस्टर नहीं, क्या है, पिकोमीटर है, प्राइमिस्टर नहीं है। क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखो इस ग्राफ में ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों के बीच में अभी न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो यहाँ से एनर्जी थोड़ा एकदम ऐसा रहा, धीरे धीरे जैसे से एटम क्लोज आता गया ये एनर्जी यहाँ तक आता गया, एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। इससे ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, इससे नीचे आएगा तो घटेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन किया, एक दोस्ती से किया, हैंड से किया, दोस्ती मिलाया। पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों एक साथ आया, हाथ मिलाया, दोस्ती किया। दोस्ती करने से एनर्जी क्या हुआ, डाउन हुआ। एनर्जी डाउन हुआ तो वहाँ से स्टेबिलिटी उसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब अकेले नहीं है, अब मेरे साथ कोई और है, और अगर यहाँ पर क्या होगा, उस जगह पे गए हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा। अब इस सोचो कोई ऐसे पकड़ के रखा, कोई ऐसे पकड़ के रखा, कोई और पकड़ के रखा, कोई एकदम पूरा का पूरा हैंड से किया, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा। इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते बच्चों। तो ये मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जहाँ से आ जाते हैं ये 74 पिकोमीटर, या हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, और वहाँ पर इसकी एनर्जी मिनिमम पे चल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे चल जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -436, है ना, जूल हो जाता है। क्यों जूल में है, क्यों जूल पर में हो जाते हैं। अब यहाँ से देखोगे ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में क्या होते हैं, जैसे जैसे अगर ऊपर बढ़ते जा रहा है, अगर यहाँ से देखोगे ये ग्राफ, ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके क्या होते जा रहे हैं, कमते चले जा रहे हैं। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ वहाँ पर एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। अगर इसके अलावा इसके बाद और नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो उसके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। अभी एटम दूर है,
एटम और नज़दीक आने की कोशिश किया, थोड़ा सा एनर्जी और डाउन हुआ, और नज़दीक आने की कोशिश किया, थोड़ा एनर्जी और डाउन हुआ, फिर ओवरलैप कर गया, पूरी एनर्जी कम गया, यहाँ पर सबसे कम एनर्जी। इसके बाद जैसे से ये और कम हो जाएगा तो इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा बच्चों, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो एनर्जी इस तरीके के ग्राफ के साथ आगे बढ़ती है। एनसीईआरटी में देखोगे ऐसा ग्राफ देखो, यहाँ पर हमने ऊपर दिखाया, यहाँ पर एनर्जी ऐसा होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस एक था जहाँ पर अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन था, अब एक ऐसा हो गया कि एकदम पूरा रिपल्सन ही क्रिएट होने लग गया, तो वहाँ पर दोस्ती ज़्यादा नहीं चलेगी। हर बात पे हम अच्छा भी करें तो डांट रहा है, खराब भी करे तो डांटना तो ठीक था, अच्छे भी डांट रहा है, कैसा नहीं हो सकता, तो फिर वो दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती, है ना। तो हमें तभी तक है ना जब तक अट्रैक्शन रिपल्सन है कि हमने गलत किया तो डांटो, कोई दिक्कत नहीं, अब सही भी करे तो उसमें रोक रही हो तो फिर वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ऐसा ही मेरे पास है कि जहाँ पर क्या होंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा हो जाएंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर हो जाएंगे, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर कम हो जाते जाएंगे, अगर रिपल्सन ज़्यादा हुआ तो फिर वो वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझना। मैटर इज मेड अप ऑफ, किस टाइप का एलिमेंट से बना हुआ है? सेम, डिफरेंट, बोथ ए एंड बी, या आइदर ए और बी। अभी हमने बताया था कि क्या होता है, मैटर जो मेडअप होते हैं वो सेम से भी और डिफरेंट से, इसलिए मेरे पास सी नंबर आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ऐसे से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, है ना, और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहेगा, तो इस तरीके से आपको क्या हो सकता है, यहाँ से देख सकते हो। चलो बच्चों आगे हम लोग कहते हैं व्हाट इज एन एटम। सेकेंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, क्या नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यस। नॉन पार्ट ऑफ मैटर, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। इनफाइनाइट पार्ट ऑफ मैटर, नो। क्या आंसर होना चाहिए? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स, कैसे एक एटम आपस में जोड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, ना ना ना, कभी एनर्जी बढ़ा दोगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा तेरे पास। गुस्से में बात करोगे दोस्त के साथ, गुस्सा में दोस्त से बात होता है क्या? दोस्त से जब भी दोस्ती करनी होती है तो एनर्जी डाउन करके बात होती है, तो एनर्जी बढ़ा करके नहीं। क्या होता है? एनर्जी डाउन करके बात होती है। दोस्ती तभी होती है जब एनर्जी डाउन होता है, एनर्जी कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होगा दोस्ती नहीं होगी। आइदर इंक्रीज और डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीज तो करेंगे नहीं बच्चों, वी कैन नॉट से, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, हमने पढ़ा किस में था, है ना। हमें क्या होगा? डिक्रीज एनर्जी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखिए, तो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इसमें से कौन है जो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं? हैलोजन्स, हैलोजन पता है तुम्हें? हैलोजन कहते हैं फ्लोरीन फैमिली को। फिर कंग बहराई अंटी, क्या होता है इसका ट्रिक में याद होता है? फिर कंग बहराई अंटी, फिर कंग बहराई अंटी, है ना, फिर कंग बहराई अंटी, दिस इज हैलोजन फैमिली बच्चों। ये क्या है? तो आपका हैलोजन्स है ना, ये क्या है आपका? हैलोजन्स है। अब ये हैलोजन्स है तो उस हैलोजन्स में बॉन्ड बनते हैं, आपने सुना होगा ना, F2 बनता है, Cm2 होता है, Br2 भी होता है, आयोडीन भी होता है, I2 भी होता है, स्टैटिन रेडियो एक्टिव। तो ऐसे में तुम्हें क्या होगा कि ये सब बॉन्ड बनाते हैं। हमें पूछा गया कौन नहीं बनाते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर से देखते हैं क्या आता है। कहता है चांकोजेंस, चांकोजेंस इज ए ऑक्सीजन फैमिली, वहाँ पर ये बॉन्ड बनते हैं। अंगकंगी मेटम्स, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, मेटल में तो बॉन्ड रहेंगे ये नोवेन गैसेस। अभी हमने पढ़ा था कि नोवेन गैस में क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण से बॉन्ड बनता है। अच्छा ये बताओ तुम कि कौन सा ऐसा नोवेन गैस है जिसमें ऑक्टेट नहीं होता है? ये कमेंट में करना, है ना। सारे नोवेन गैस ऑक्टेट करते हैं, बट एक है जो ऑक्टेट नहीं करता है। आप कमेंट में बताओ कि क्या है जिसमें ऑक्टेट नहीं होता बच्चों। आंसर क्या है इसका? नोवेन गैस है। व्हाई नोवेन गैस आर इन इनर्ट इन नेचर, क्यों होता है ऐसे बच्चों? क्या बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल हैज 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स? यस, अभी तो हमने बताया था। मेरे पास हीलियम जिसके पास 2 होता है ना, नियॉन जिसमें क्या होते हैं 10 एटॉमिक नंबर है,
इसके कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होते हैं। आर्गन 18 है जिसमें 2 8 8 होता है। क्रिप्टन 36 है, 2 8 18 और 8 होता है। जेनॉन 54 है, 2 8 18 18 8 होता है। और अराउंड तो ये सब के बाहर में देखो बच्चों कितना है, 8 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाहर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 8 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख रहा है आपको, वहाँ से क्या हो जाएगा आपको, है ना। तो इनर्ट में हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको कमेंट में बताया नहीं जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन होगा तो बता दिया, है ना। ऑनलाइन होगा बताते हैं आप कितना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 8 8 आउटर मोस्ट में आ जाएंगे। हाउ कैसे हुआ, तो हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन से। कहा था ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखी तो नहीं, आपने क्या हुआ ये, है ना। आप यहाँ से कहते हैं व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन से ये सब, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहता बिकॉज दे पजेज नेस एनर्जी। यस, हाउ डू एटम कंबाइंस, कैसे एटम कंबाइन कर रहे हैं भाई। कहता एटम कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट एंड गेट एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम क्या करता है कि एक दूसरे से जुड़ता है और जुड़ने के लिए कुछ भी करेगा, है ना, अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करते हैं। अगर दोस्ती में त्याग भी होनी चाहिए, दोस्ती में प्यार भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी होना चाहिए। तो अगर हमारे सामने हमारे दोस्त की कुछ कमी हो रही है तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि एटम्स भी ऐसा होगा कि जब एटम कंबाइन करेगा एक दूसरे के साथ तो वो क्या करेगा, अपने रिस्पेक्टिव एटम को ऑक्टेट पूरा करवाएगा, अपने भी करेगा और दूसरे को भी करवाएगा। या तो शेयर करेंगे या तो लॉस गेन करेंगे, किसी भी तरीके से बच्चों वो अपने आप को ऑक्टेट करने की कोशिश करेगा। और जब वो ऑक्टेट कर लेगा तभी जाकर के वो स्टेबल हो पाएगा। तो एटम अपने आप को कंबाइन करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट को एक्वायर करना चाहते हैं और वो नोवेल गैस की तरफ बन जाना चाहता है। अगर क्वेश्चन है व्हाई डू सर्टेन एटम कंबाइन टू फॉर्म सर्टेन अदर डू नॉट, व्हाई डू सर्टेन एटम कंबाइन व्हाई सर्टेन अदर्स डू नॉट, क्यों एक दूसरे से जुड़ते हैं दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। व्हाई डू एटम पजेज ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन, क्यों, है ना, कॉम्बिनेशन। व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पजेज डेफिनेट शेप, क्या ये सब हो सकता है, क्यों ऐसा। तो उसका आंसर है टू आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन गिवन फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम। क्या सर्टेन एटम कंबाइंड करेगा, किसी के साथ करता है किसी के साथ नहीं करता है। क्या होता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस कहता है कि व्हाई डू एटम पजेज ऑनली सर्टेन कॉम्बिनेशन, किसी टाइप का कॉम्बिनेशन एक ही टाइप का क्यों कर पा रहा है, सिग्मा ही बना रहा है, पाई बना रहा है, डेल्टा बॉन्ड्स बना रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहा है, एक ही टाइप का शेप क्यों दे रहा है। तो वो सबके पीछे का कारण अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी के द्वारा साइंटिस्टों ने प्रोवाइड किया और हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखने वाले बच्चों। चलो फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोवेल गैसेस, जल्दी बताओगे कितने हैं ये, 2 8 18, आइदर 2 और 8। क्या होगा, 2 और 8 हीलियम में था तो 2 था, और अगर तुम्हारे पास हीलियम के अलावा कोई भी नोवेल गैस था तो उसमें कितना था, 8 था। चलो अगले क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होने बनते समय क्या होता है, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होता है। अभी अपने आप बनाया था एनर्जी कंटेंट रिमेन सेम होते हैं, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हो जाता है और आपके पास एनर्जी चेंज कैन नॉट बी नॉन। क्या एनर्जी चेंज नहीं होता है, मुझे नहीं पता है, तो हमें पता है एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ से एनर्जी डिक्रीज होता है। तो आपको हर टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। इस चैप्टर के लास्ट में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं बच्चों, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन रखे हुए हैं और वो सब कराएंगे, आपको कहीं पर से भी एक डॉट तक नहीं आएगी। चलो बच्चों आगे कहता है थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कौन कौन सी थ्योरी है इसके बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में बच्चों हम यहाँ से बताएंगे एम्पिरिकल अप्रोच बाय ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल क्या होता है, किसी एलिमेंट का एक सिंपल रेशियो में एटम का प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंट होना, एक सिंपल रेशियो में एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ही क्या कहा जाता है, एम्पिरिकल अप्रोच कहा जाता है।
जो कॉशम लुईस अप्रोच है 1916 में दिया गया था, और ये ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अगला आएगा बच्चों, 1940 में ये थ्योरी आती है। फिर क्वांटम अप्रोच आता है, क्वांटम अप्रोच में आपको वेविटी थ्योरी आ जाती है 1927 में। फिर तुम्हारे पास मॉन्कमर ऑर्बिटम थ्योरी आती है 1932 में। जैसे टाइम है उसी अनुसार से हम पढ़ाएंगे, 1916 में पढ़ाएंगे, 1927 में पढ़ाएंगे, फिर 32, फिर 40 में पहले 40 पढ़ाएंगे, फिर 32 आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। तो ये अलग अलग थ्योरियाँ आई, अलग अलग समय पे आए हैं, और ये मुझे बताया है कि किस तरीके से एटम्स आपस में जुड़ेंगे, उसके बॉन्ड्स कैसे होंगे, उसका एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल, उसके लेंथ कितने होंगे, बॉन्ड की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अलग अलग थ्योरियाँ अलग अलग समय पे आया, और इस खूबसूरत से चैप्टर को सजा करके रखा है ना। इस खूबसूरत से चैप्टर को सजाने में बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान रहा है, सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे। लंबे समय तक आगे भी क्या हो सकता है, इस पर और भी चीज़ें आ सकती है। चलिए बच्चों, आगे हम अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, किस किस टाइप का केमिकल बॉन्ड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास दो इस टाइप से पता है, पर हम एक बनते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक बनते हैं केमिकल बॉन्ड। चलो हम आगे बताते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड्स। तीन टाइप का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का दो हिस्सा पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हमारे पास एक होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। क्या हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। यहाँ से हमें क्या होगा, ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, है ना, कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉशम लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये कॉशम लुईस साहब हैं, लुईस ऑक्टेट रूम देते हैं, है ना, और ये एक यहाँ पर आ गए। तो एक आपके पास कॉशम है और एक लुईस है। इन 1916 टू साइंटिस्ट कॉशम एंड जीएन लुईस एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड इज टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे बताते हैं। इनका ही कहना है कि हमारे पास ऑक्टेट होना चाहिए। इनर्ट गैस का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं का दिया हुआ है। दे पिक्चर एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दैट कुड एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है बच्चों? कर्नल वो बना क्या जो सेनम होता है? जिस नहीं, वो क्या आता है, COURNOUM, है ना। तो यहाँ से कर्नल मीन्स न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन कोर आउटर इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो हम आगे क्या बात करते हैं, ये न्यूक्लियस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दो चीज़ों को, इसको हटाओ, पहले यहाँ समझते हैं। ऑक्टेट से पहले एक चीज़ समझते हैं बच्चों, कर्नल हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया। अब देखो कोई भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, ये तो पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिट होता है। इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते रहता है। यहाँ पे क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते रहता है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखो कि आउटर मोस्ट तो हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ये आउटर मोस्ट शेल कहा जाएगा, जिसे वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अंदर में ये न्यूक्लियस, यहाँ से ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ जो इनर शेल है, ये सब इनर शेल है। तो ये इनर शेल और न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, जब इनर शेल और न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो इसी को हम लोग कर्नल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल समझ में आ गया आपको, इनर शेल और आउटर मोस्ट। अच्छा, ये इनर शेल को ही कोर शेल भी कहा जाता है। कई जगह पर बच्चे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, कोर शेल के नाम से भी जानते हैं। तो कोर शेल या इसे इनर शेल्स कहते हैं। और जब इनर शेल और कोर शेल के साथ जब न्यूक्लियस आपस में जुड़ते बच्चों, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, कर्नल बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्नल बन जाता है। और ये लुईस का कॉन्सेप्ट से आप एक बार समझ लें इसको अच्छे से। फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ऑक्टेट के ऊपर। तो आप जानते से करूँगा।
हो गया। आगे बात करते बच्चों। तो आगे हम बात करें ऑक्टेट रूम के बारे में। यह ऑक्टेट रूम क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूम। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखोगे, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हो? 280। और क्लोरीन अगर हम इससे ले रहे हैं, क्लोरीन होता है 17 में बच्चों, 287। ये आ गया आपके पास। अब ये सोडियम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट हो जाए। ऑक्टेट हो जाए तो ऑक्टेट के अंदर इसको बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक एटम को अगर रिप्लेस करते तो वो ऑक्टेट हो जाता है। अब ये देखो तब हो सकता है उस एटम के अंदर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और ये जनरली मेटल्स होते हैं बच्चों जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता है? इजी वे में लॉस कर पाता है ना। इजी वे में वो क्या करता है? लॉस कर पाता है। किसके कारण से? ऑक्टेट, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण से। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसने लॉस किया तो 28 आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लेता है? ये गेन कर लेता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके नहीं देखोगे, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। पूरे पेटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी के पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो गेन करने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और लॉस करने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बच्चों अट्रैक्शन। चलो अब है ऑक्टेट रूम। ऑक्टेट रूम का जो थ्योरी है बच्चों वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ, है ना। अब देखो इसकी कहानी क्या है। ये कहता है कि क्या होगा कि ऑक्टेट मतलब क्या होना चाहिए? बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, उस 8 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, जैसे एक सिंपल सा बोलो, हम चलो आगे एग्जाम्पल रखें। एक जो मेटम है ना, जो मेटम से हम चलो यहाँ पर सिंपल रहते हैं। एक मेटम है, मेटम किसको कहते हैं पता है? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है, ठीक है। और एक नॉन मेटम है। नॉन मेटम किसे कहते हैं पता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होता है। अब देखोगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर लेगा। और जिसके पास क्या है होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लॉस करके गेन करेगा तो इसके पास ट्रांसफर होंगे, तो ये कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से ही ऑक्टेट करेगा। जैसे हम आगे भी पिक्चर राइज करके रखें, यहाँ पर देखोगे सोडियम है, सोडियम 11 में 281 हो जाएगा, और क्लोरीन 17 में 27 एक मिस्टेक है, 287 हो जाएगा। अब अगर यहाँ सोचो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो बच्चों, तो सोडियम प्लस हो गया और यहाँ पर 28 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएंगे? क्लोरीन पर एक नेगेटिव आ जाएंगे, और यहाँ से 288 हो जाएगा। अब देखो ये भी ऑटोमोस्ट में 8 कर लिया, ये भी ऑटोमोस्ट में 8 कर लिया, तो ऑटोमोस्ट सेल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से 8 पूरा हो गया। ऐसे ही बच्चों तुम्हारे पास क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए वाटर बना रहे हैं, तो वाटर ऑक्सीजन में 8 में 6 हो गया बाहर में, तो ऑक्सीजन के बाहर में 6, तो 6 देखो ऐसा रखते हैं 2 4 6, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऑक्सीजन के बाहर में 2 4, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अब हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में शेयर हो गया। अब यहाँ से शेयरिंग करता है, हाँ ना, ये बच्चा में सीखे होंगे, उन्हें नहीं सीखे तो भी देख लें। यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो शेयर करके भी या फिर लॉस और गेन करके भी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट कर सकते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के बाहर में कितना हो गया?
6 तो अपना था, शेयर किया तो ये भी इसके रेंज में आ गया, ये भी इसके रेंज में आ गया, तो इसका भी ऑक्सीजन का भी 8 हो गया। तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के कारण से इसका भी कितना पूरा हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपका। तो हम यहाँ से यही कह रहे हैं कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइंड आइदर, जब एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दूसरे एटम्स में बाई शेयरिंग या शेयरिंग करने के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांसफर करके या फिर शेयर करके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा रखना चाहते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा रखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में इसे हम ऑक्टेट रूम के नाम से जानते हैं। तो जो ऑक्ट को पूरा करेंगे उसे ऑक्टेट रूम कहेंगे। तो चलो यहाँ तो समझ में आ गया। चलो बच्चों, तो ऑक्टेट का रूम का एग्जाम्पल हम देखें, CM2। क्लोरीन के बाहर में देखो 7 होता है। अभी हमने बताया कि अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, है ना, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करो, क्लोरीन कितना होता है बच्चों, 17 में, तो क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। क्लोरीन कितना होता है, 17 में क्या आ जाएगा, 287। अब क्लोरीन 7 आ गया तो देखो 2 4 6 एक 7 आ गया। यहाँ भी देखोगे 2 4 6 एक 7 आ गया, तो 7 एक 8 हो जाएगा, इसमें यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के एरिया में आ गए हैं। तो ये कहा जाए इस दोनों के में गिना जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया बनाया है कंबाइन करके जहाँ पर दोनों के क्षेत्र आ जाते हैं। तो 7 एक 8 इसका भी, 7 एक 8 इसका भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कर लिया यहाँ से भी। तो अब देखोगे यहाँ से क्या हो गया, आपको ट्रांसफर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ से देखोगे यहाँ से शेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पहले 287 था, ये भी 287 था, एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों ने शेयर किया और दोनों 288 हो गया। तो दोनों जब 288 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट रूम्स आ जाएंगे। ऐसे कई तरीके और भी हैं। जैसे अगर यहाँ से देखो NaCl अगर बनाना है, सोडियम अभी हमने बताया था किसके कितने होते हैं, 281 होता है, 281। यहाँ से देखिए क्या होता है, 281। अंदर वाला में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 8 है और 1 हो गया। ऐसे देखो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएंगे बच्चों। तो क्लोरीन में कितने होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल हो गया जिसमें कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे शेल हो जाएंगे बच्चों जिसमें कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 2 6 एक साथ साथ ही चाहिए ना मुझे, समझ गया। तो कितना हो गया, 7 287 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सोडियम ने क्या किया, फिर से देखना, यहाँ से सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे बच्चों, 28 और इसके एक बढ़ जाएंगे 2। तो देखो अभी 281 था, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इसके पास हो जाएगा, और 287 तो 7 एक 8 हो जाएगा इसके पास। तो यहाँ से 288 हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो एक पे पॉजिटिव आ गया और एक पे क्या गया, नेगेटिव आ गया। और अपोजिट चार्ज होने के कारण से एक दूसरे को क्लोज आया, है ना, अपोजिट चार्ज होने के कारण से एक दूसरे का क्लोज आया और एक दूसरे को क्लोज आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो जुड़ पाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ पाएंगे। चलो बच्चों आगे हम अगर बात करें, इस पे कुछ क्वेश्चन है। ऑक्टेट रूम इज फॉर्म्ड इन, कौन कौन है जो ऑक्टेट रूम को फॉर्म कर रहा है, NO CMO CMF3 चेक करने तो बच्चों आपके सामने चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करो। क्लोरीन कितने बाहर में होता है, 7 2 2 4 2 6 1 7। ऑक्सीजन के बाहर में कितने होते हैं बच्चों, 6 2 4 6। देखो 6 2 8 हो गया। ऐसा ऐसा 2 ऑक्सीजन रखा, 2 4 6। तो यहाँ से कितना रखेंगे, 6 2 8 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से कितना हो गया। अब जितना शेयर में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही लेता है। तो पता कैसे चलेगा सर कि इसमें शेयर कराना है या ट्रांसफर कराना है। तो अगर नॉन मीटिंग रहा, अगर नॉन मीटिंग रहा तो वहाँ पर क्या होगा, शेयर होगा। वहाँ पर क्या होगा, शेयर। क्लोरीन भी नॉन मीटिंग है, ऑक्सीजन भी नॉन मीटिंग है। कैसे पता कर दो सर नॉन मीटिंग। तो बस देखो बच्चों, अगर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मीटिंग्स कर देते हैं। जिसके बाहर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसे हम लोग मीटिंग्स कर देते हैं। तो जिसके आउटर में क्या होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा वो मीटिंग हो जाएगा। जिसके बाहर में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन मीटिंग हो जाएगा। तो नॉन मीटिंग कैसे पता चला सर, इसके बाहर में भी 7 हमने बनाया, इसके बाहर में भी 6 बनाए हमने। कॉन्फ़िगरेशन कर देने, क्या कर देने बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन कर देना। और कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता करना है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 आता है तो नॉन मीटिंग हो जाता है, और नॉन मीटिंग के बीच में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो बच्चों NO, इसमें देख लिया इसका कितना हो गया, 7 अपना था, 2 इधर से गया, 9 2 11, क्लोरीन का 11 हो गया, नॉट ऑक्टेट।
NO, NO, नो 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से देखो 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, 5 2 7 ही इसके हुए, इसका तो 8 हो गया, बट इसके बांधो 7 ही हुआ, ये भी नहीं किया, है ना। CMF3 क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 4 6, एक साथ, एक फ्लोरीन इधर दो, फ्लोरीन के बाहर में 7 होते हैं बच्चों, 9 में है ना वो, तो 7 1 8 हो गया इसका। इसका भी देखो 2 4 6 1 7 7 1 8, इसका भी हो गया बच्चों। यहाँ से देखो 2 4 6 1 7 7 1 8, इसका भी हो गया। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन है जो सबके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर बताओ, क्लोरीन का पहले से 7 था, 3 शेयर कर गया, 7 3 10 हो गया, ये भी नहीं किया ऑक्टेट, हाँ ना। फ्लोरीन तो कर रहा है बट क्लोरीन नहीं कर रहा है। NF3 की बात करेंगे, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, यहाँ पर फ्लोरीन दे दो 2 4 6 1 7, यहाँ पे कितना होगा? 2 4 6 1 7, यहाँ पे कितना हो गया? 2 4 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब बताओ नाइट्रोजन सबसे लेगा क्या? तो 5 पहले से 3 और शेयर किया, तो 5 3 8 हो गया। चलो यही ऑक्टेट किया, है ना, क्या आ जाएगा? NF3 आ जाएगा। समझ में आ गया ये? तो पहले क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है उसके बाहर में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख करके हमें ये देखना है कि क्या ऑक्टेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकता है, ऑक्टेट से कम भी सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके पास जहाँ पर ऑक्टेट से ज़्यादा या ऑक्टेट से कम हो सकता है बच्चों। यहाँ से क्या गया, क्या गया? ऐसा क्या आएगा मेरा? NF3 आ जाएगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, कहता है क्या? ऑक्टेट मीन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलो अब इसके बाद कहते हैं लुईस सिम्बांग कैसे बनाएंगे सर? क्या बनाना है मुझे? लुईस सिम्बांग। कौशल लुईस के स्ट्रक्चर में एक लुईस सिम्बांग बनाना बहुत जरूरी है। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये समझते हैं। लुईस सिम्बांग में सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। कर्नल और न्यूक्लियस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। कर्नल और न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है अंदर में, बाहर वाले जो कुछ करना बाहर वाले करने हैं। घर वाले में अंदर में जो न्यूक्लियस है, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? आउटर वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो कहता है द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड, हाँ ना। इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया गया आउटर मोस्ट शेल से। आउटर वाला अटैक क्या करेगा? आउटर वाले पे ही जुड़ सकता है, इनर वाले नहीं जुड़ सकते। एंड दीज आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अंदर वाला जो होता है बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो होते हैं वो बाहर वाले ही बॉन्ड बनाते हैं। कहता है लुईस जो है वो एक अमेरिकन केमिस्ट है, इंट्रोड्यूस करते हैं सिंपल नोटेशन रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक जो भी एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाते हैं। कहता है दिस नोटेशन आर लुईस सिम्बांग या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या बताते हैं? देखो कहते हैं क्या, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे पास? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दो इसके पास। क्लोरीन तेरे पास कितना है? 17, 2 8 7, बाहर में कितना आया? 7, तो क्लोरीन के बाहर में 7 दिखा दो, 2 2 4 2 6 1 7। ऑक्सीजन तेरे बाहर में कितना है? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो जितना बाहर रहेगा बस उतना डॉट दिखा देना है। या कई जगह पे क्रॉस भी दिखाए जाते हैं ना, डॉट या क्रॉस। कई जगह पे डॉट या क्रॉस अगर बुक देखोगे तो कई जगह पर क्या होंगे? क्रॉस रहेंगे बच्चों, और कई जगह पर क्या होगा? डॉट रहेगा। तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये नोटेशन है किनका? लुईस का। समझ में आ गया? अब यहाँ से देखोगे कुछ आपके पास नोटेशन है, हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन का। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इसके बारे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम के बारे में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 दिखाया गया। बोरॉन और एल्युमिनियम के बारे में 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 दिखाया गया। तो जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जितना आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। उतना ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाएगा बच्चों। तो उतना ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाएगा जितना कि उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। समझ में आ गया? द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिम्बल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के बाहर में जितने भी डॉट दिखाया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। समझ में आ गया? आगे बात करें तो कहता स्टेप टू राइट लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो? तो कहता डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। पहले ये तो चेक करो कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है।
है ना, जितना भी रहेगा सबको जोड़ दोगे। कहता फॉर एनायन, अगर एनायन है इच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसको जोड़ देना, और अगर पॉजिटिव है तो उसको घटा देना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया होगा। तो नेगेटिव में जोड़ देना है, पॉजिटिव में घटा देना है। नेगेटिव में जोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव तब होते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को खींचे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जमा होगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास जमा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया है, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया है। तो वहां पर पॉजिटिव में माइनस कर देना है और नेगेटिव में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हम आगे देखेंगे, फिगर आउट हाउ मेनी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल शुड हैव यूजिंग द ऑक्टेट रूल। अब ये चेक करना है कि उसके फिगर बना के कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कितने एटम्स जो उसमें प्रेजेंट है वो ऑक्टेट को पूरा कर चुका है और कितने जो है वो नहीं किए हैं, ये सब चेक करना। सबट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। अब जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से ऑक्टेट को 8 में से माइनस कर देना। जैसे अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है 7 में 25 होता है। अब इसमें 8 में से 5 कर देना तो 3 घट गया, ये 3 इसका वैलेंसी कहा जाता है, और इतने ही एटम्स को अपने में जोड़ सकता है। अगर इतना एटम को अपने में जोड़ पाया है, इतने बॉन्ड बना पाया है तो वो ऑक्टेट पूरा कर रहा होगा, अगर इतना नहीं बना पाया तो वो ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा होगा, ये देखना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे कि सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है तो 8 में से 8 आ रहा है तो इनर्ट गैस हो जाएगा। अगर तुम्हें पता करना है कि कितने एटम जोड़ेंगे, कितना का शेयर करेंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसके 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, मतलब ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो उसकी वैलेंसी बता देती है। और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितने एटम के साथ जुड़ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, ये वहां से पता चल रहा था बच्चों। इसके बाद आगे चलें तो आगे की अगर बातें हम यहां से करते हैं तो आगे की बातों में कहता है कि डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 टू गेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब कहता है जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जितना ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 2 से भागा दे दो, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर जितने बॉन्ड बन रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर को तुमको दिखा ऐसा दिखा कि सर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 8/2 4 बॉन्ड बनेंगे, है ना। वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 गेट द नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 से भागा दे दोगे तो बॉन्ड की संख्या आ जाएगा। ऑर्गेनाइज आए कर रहा है ऑर्गेनाइज द एटम सो देयर इज सेंट्रल एटम। अब उसको एक क्या करना, स्ट्रक्चर का रूप देना जिसमें सेंट्रल एटम में उसको रखना है जिसकी नेगेटिविटी कम होगा। पहले तो उसको रखना है जिसकी संख्या कम है, और दूसरी उसके बाद उसको रखना है जिसकी नेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखना है। सराउंडेड बाई अदर एटम, बाकी दूसरा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको सराउंड में रख देना है। द सेंट्रल एटम कैन हैव अप टू 4 अदर एटम कनेक्टेड टू इट। क्या हो सकता है सेंट्रल एटम में 4 से ज्यादा, 4 से कम भी हो सकते हैं, कनेक्ट को जो नहीं है अप टू 4 एटम तक कंबाइन कर सकते हैं। कंप्लीट द ऑक्टेट अराउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम। कह रहा 4 तक जोड़ेंगे तो देखो 4 अगर एटम जोड़ रहे हो तो कई इलेक्ट्रॉन की 4 शेयर कर रहे हो। अगर मान लो हमको एक CH4 बना रहे हैं ना, अगर हमने CH4 बना रहे हैं तो अगर CH4 बना रहे हैं तो देखो 4 अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो 4 एटम को हम जोड़ सकते हैं, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 से ज़्यादा जैसे ही जोड़ना हमने शुरू कर दिया, 4 से ज़्यादा जैसे ही जोड़ना शुरू कर देंगे ऑक्टेट कम जाएगा। तो अप टू है 4 तक हम जोड़ सकते हैं, 4 तक जोड़ सकते हैं जिससे हमारा ऑक्टेट हो सकता है। 4 से ज़्यादा में ऑक्टेट की चांसेस नहीं बनती है, क्योंकि एक बॉन्ड में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का एक होगा, शेयर कर रहा है ना ये, तो शेयर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों का होगा, जो 4 को जोड़ सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। अब यहां से देखोगे कहता कंप्लीट द ऑक्टेट अराउंड ईच एटम ऑक्टेट एटम इफ देयर आर नॉट इनफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट द स्केलेटन स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, ट्राई टू डिफरेंट अरेंजमेंट। कहता है कि अगर कंप्लीट द ऑक्टेट अराउंड, अगर अराउंड ईच ऑफ द ऑक्टेट एटम, सभी एटम का ऑक्टेट अगर पूरा हो जाता है, इफ देयर आर नॉट इनफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बचे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में वो जो स्ट्रक्चर बना है वो गलत है ना, वो सही नहीं हो सकते, ऑक्टेट करनी चाहिए। प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, बाकी जितने भी वो सेंट्रल एटम के आसपास उसको रख दिया जाए। चलिए MCQ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली आउटर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ओनली इनर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, आइदर A और B, बट एंड B। अब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ
ऑक्टेट के अनुसार से आउटर मोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बच्चों समझ में आ गया इसका? तो आंसर तो समझ में आता है आपको, तो पता ही है सबका। द नंबर ऑफ OH डॉट इज क्लोरीन एटम। क्लोरीन के बाहर में OH डॉट करेंगे तो बताओ क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी 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 बताओ, कमेंट करो यहाँ से। क्लोरीन कितना होता है? 17 में क्या हो जाएगा? 287। कितने आ गए बच्चों? 7 आ गए। कितना आ गया? 7। आंसर 7 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। यहाँ से चलो एग्जाम्पल्स ऑफ OH डॉट स्ट्रक्चर है मेरे पास बच्चों। देखिए क्या होता है, ड्रा द OH डॉट स्ट्रक्चर इन CO मॉलिक्यूल। कार्बन ऑक्सीजन की बात करना है। तो सबसे पहले तो हमने पहला स्टेप बताया था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन के बारे में कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के बारे में कितना हो गया? 6। कैसे पता करते हो सर? अब हमें देखो क्या करते हैं। कार्बन कितना में है? 6 में। 2 और 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना में है? 8 में। 2 और 6 हो गया। इसके बाहर में 4, इसके बाहर में 6, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका, है ना? अब देखोगे कहता है जब 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्टेप 2 स्केलेटन स्ट्रक्चर इज CO का स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बना सकते हो? कहता ड्रा द OH डॉट स्ट्रक्चर। पहले तो क्या करना है? पुटिंग ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रख देनी है मुझे। दैट इज 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन एज 3 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट 1 लोन पेयर ऑन कार्बन बी हैव। क्या हो जाएगा? कार्बन के पास, अब देखो जब शेयर करोगे तो ये कार्बन हो गया, इसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर में 6। तो या तो ऐसे दिखा दो, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दो। यहाँ पर क्या होगा? जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। अब देखोगे अगर OH डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो एज इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीटेड। अब देखो जब ऐसा हम बनाए हमने तो क्या ऑक्टेट यहाँ पर स्टेबल हो पाया? यहाँ पर देखो कार्बन का 2 यहाँ पर है और अगर एक बॉन्ड बनाया तो 3 ही हो पा रहा है, ऑक्टेट नहीं कर पा रहा। ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कर रहे बट कार्बन ने ऑक्टेट नहीं किया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है कि यहाँ पर एज इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, मल्टीपल बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड। एक बॉन्ड से नहीं बना, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर 3 बॉन्ड बना देते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर 3 बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर देखो यहाँ भी बचा हुआ था तो ऑक्टेट पूरा हो पाता है। कहता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। वी शुड देयरफॉर शिफ्ट 2 लोन पेयर ऑन oxygen is shared paired between carbon and oxygen so that octet of both carbon and oxygen remain complete। अब ऐसे कंडीशन में जब हम शेयर करते हैं तो इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन था? 6 था। तो 6 का उधर भी शेयर करना पड़ता मुझे क्योंकि उसके पास तो 4 ही था। तो एक लोन पेयर को शेयर करते हैं तो ऐसा बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, तब जाकर इसके बीच में कितना होता है? 6 2 8, यहाँ भी 6 2 8। तो एक एक लोन पेयर यहाँ पर बच पाते हैं, है ना? हम आगे बताएंगे। क्या कई बच्चों को माइंड मारा तो सर ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे? तो बच्चों अभी सिर्फ हम ऑक्टेट रूम सीख रहे हैं, है ना? ऑक्टेट रूम सीख रहे हैं। आगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी कंडीशन सिखाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि सर कैसे ये एडजस्ट किया होगा। तो अभी सिंपल सोचो कि 8 पूरा करना है, ये सही है या गलत है ये नहीं देखना भी, है ना? हम आगे देखेंगे कि बस 8 पूरा करना है। तो 8 पूरा करना तो ऐसे बनेंगे। हम आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसमें लोन पेयर को डोनेट किया जाता है, शेयर किया जाता है और वहाँ से हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट आती है। तो अभी सिर्फ ऑक्टेट की बातें करनी है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं है। 10 स्ट्रक्चर शुड भी ऐसा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। यहाँ से अब देखो दोनों का 8 8 पूरा हो गया। तो ये ऑक्टेट है। अब हमने सिर्फ ऑक्टेट किया है, बार बार बोल रहे हैं, हमने सिर्फ ऑक्टेट किया है। ये नहीं देख रहे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है या एग्जिस्ट कर सकता नहीं कर सकता, वो बाद में हम चेक कर लेंगे, है ना? टाइम आएगा हर चीज़ चेक की जाएगी। ड्रा द OH स्ट्रक्चर ऑफ CO3 पे 2- आपने कार्बन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चों। कार्बन के बाहर में 4 अभी हमने बताया था, ऑक्सीजन के बाहर में 6, 3 ऑक्सीजन है तो 6 3 18, निगेटिव है, जितना निगेटिव उतना जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 + 3 × 6 क्या हो गया? 18 18 4 22 हो गया। और यहाँ पर बच्चों 2 निगेटिव भी है तो 2 निगेटिव को जोड़ देंगे तो 18 में 22 2 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर इसका बना लिए CO3 पर -2, 2 को माइनस यहाँ पर रख दिया गया। यहाँ से अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर इसका हो गया
लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाते हो पुटिंग, तो देखो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पुटिंग 1 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या किया जाएगा, यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो 2 4 6 2 8, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका वहाँ शेयर किया गया। यहाँ भी 2 4 6 2 8, ये भी 8 कर गया, ये भी 8 कर गया, ये भी 8 कर गया, है ना। इसके पास क्यों ऐसा, एक क्योंकि एक नेगेटिव था, तो नेगेटिव यहाँ रखने का, एक शेयर करने का, हाँ, तो ऑक्टेट हो जाएगा इसका। तो इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीटेड, कार्बन का ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है, हेंस मल्टीपल बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्टेट नहीं हो रहा तो इसके बीच में क्या होंगे, एक डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे, तो आप इसको देख सकते हो, है ना। चलो आगे यहाँ से बात करते बच्चों, कहता हूँ विच डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स बना के दिखाना। H2 का एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करने का। H2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 2 6, एक को शेयर करना है तो 8 पूरा कर जाएगा। इसको बॉन्ड ग्रुप में भी दिखा सकते हो इस टाइप से। Cesium-4 है तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर करेंगे, सबका 8 8 हो जाएगा, है ना। N2 बनाना है, नाइट्रोजन के बारे में 5 होते हैं तो 3 3 शेयर करेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाएगा, सब में शेयर किए जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ड्रा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड टेल व्हिच केस या केसेस द ऑक्टेट इज वायलेटेड, BeCl2 PCl5 और CO3 पे कहाँ पर वायलेटेड कर दो। बेरिलियम का बताओ, यहाँ पे बेरिलियम का कितना हो गया तुम्हें, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होते हैं, तो 2 और 2, तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक शेयर किया, तो बताओ बेरिलियम कितना हुआ, 2 इधर 2 इधर, 4 ही आया, ऑक्टेट से कम गया इसने। यहाँ पे देखो फास्फोरस के बाहर 5 थे, 5 इसने शेयर कर लिए, तो 5 पर 10 हो गया, इसका 8 से ज़्यादा हो गया, इसका 8 से कम हो गया। यहाँ पर देखो CO3 कार्बन के बारे में 2 4 6 2 8 8 हो गया इसकी, हाँ ना, ऑक्टेट यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे, पहला हमने बताया कि ऑक्टेट से कम है, दूसरा हमने बताया कि ऑक्टेट से ज़्यादा है, तीसरा हमने बताया कि यहाँ पर ऑक्टेट कर चुका है। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों ने ऑक्टेट के नियम को तोड़ दिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे लुईस एसिड और लुईस बेस, जहाँ पर ये सीखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंडीशन में क्या होता है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसलिए आप हर एपिसोड्स को, जो मेरा लेक्चर है उसको एपिसोड समझ करके, जैसे सीरियल देखते हो उस टाइप से आप एपिसोड देख कर समझ करके इसको देखना, एक दिन आपको पास का होगा, इसके बारे में सारी चीजें अच्छी से जानकारी आपको मिल जाएगा। कहता है क्या कि राइट द लुईस स्टैंडर्ड पेरियड, तो अब कह रहा है कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन के बारे में बता दो आप। तो नाइट्रोजन के बारे में कितना होता है बच्चों, वैलेंसी बताना है इसका। तो वैलेंसी तो आसान है कि 8 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट में से 5 मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने माइनस कर देना। तो नाइट्रोजन के बारे में 5 होता है, 5 माइनस कर तो 3 आ जाएगा। फ्लोरीन के बारे में 7 होता है, 8 में से 7 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। नियॉन के बारे में 8 होता है, 8 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक और क्वेश्चन MCQ है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO, अभी हमने बताया था कार्बन के बाहर में 4, ऑक्सीजन के बाहर में 6 6 4 10, देखो हो गया। चलो आगे बात करें, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन अभी बनाए थे, है ना, ऐसा बनाए थे हमने कि कार्बन के, देखो अभी स्ट्रक्चर ऐसा देखना, जो सीखा उसी के अनुसार से बनाना, बाद में हम जाकर के इसको चेक करेंगे। ये आ गया, एक आ गया, ये हाँ ऑक्टेट अगर कर रहा है तो 6 2 8, यहाँ पर देखो 8 आ जाएगा। तो एक लोन पेयर दोनों के पास बचा हुआ है, अभी क्या तो इस अनुसार से क्वेश्चन अगर पूछा तो एक आ जाएगा यहाँ से, 1 2 1 2, एक आ गया यहाँ से। आगे कह रहा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया, अभी तुरंत हमने बात किया कि सर 8 में से जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसको माइनस करते, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 3 आ गया, हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों आगे, कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वायलेटेड ऑक्टेट रूल, अभी बनाया था BeCl2 4 आया था बार में, PCl5 इसके बाद में 5 5 10 हो जाते हैं, है ना। यहाँ से BF3, ये भी नहीं पूरा हो रहा बच्चों, क्योंकि बोरॉन के बाहर में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन कितना में 5 में था, 2 और 3 3 ही या 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा, तो 3 3 6 ही पूरा कर पाएगा। इसके पास भी ऑक्टेट नहीं होंगे। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन आना चाहिए, आ गया ऑल ऑफ द एबव, सबके सभी आंसर होंगे यहाँ पे, ये समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ आज आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और यहाँ तक हमें आशा है कि आपने हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा, बारीकी से समझेंगे। यहाँ तक से आप यानी क्या कहते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन पर पूछना है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस है आपके पास बचे हुए इतने प्राइवेट से, तो आप फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। जो और फ्लाइन पढ़ रहा उसके तो हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से इस क्लास के बारे में, जो भी आपको डाउट है आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।